कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो पता नहीं ज़िंदगी में क्या होगा, और वो बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में रह जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए। फाइनल डे पे थोड़ा सा भी कुछ मिसहैप कर गए तो आपका पूरा प्रिपरेशन का मिसहैप हो सकता है उस दिन। अगर आप मतलब आपने नर्व्स कंट्रोल में नहीं है, आप पेपर को देख के थोड़ा घबरा गए या फिर मतलब पेपर का अलाइनमेंट ऐसे आ गया कि टफ सब्जेक्ट्स पहले आ गए, राइट। तो ये सब का सिमुलेशन पहले होना चाहिए। एसेंशियल चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर करके बाकी सारे काम कर रहे हैं, जो कि पढ़ना सबसे एसेंशियल है। हाँ सीधी बात यही है। तो मतलब पहले कुछ एक्सपीरियंस किया होना चाहिए, चाहे वो मतलब आपके लिए बुराई क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस आपने किया होना चाहिए। हाँ, फिर उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि मान लो कोई शॉक वैल्यू रही पेपर में तो वो आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे। वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव लॉन्च्ड ए कैंपेन सीएपीएफ पहचान, और आज के हमारे गेस्ट हैं आकाश कुमार, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की द यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जामिनेशन। असिस्टेंट कमांडेंट बनना एक अलग खुशी है, लेकिन सिंगल डिजिट रैंक लेके आना एक अलग उसमें चार चांद लगा देता है आपकी सक्सेस में। तो चलिए इनकी जर्नी जानते हैं और बहुत सारी बातें इनसे करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2025 एग्ज़ाम और 26 एग्ज़ाम। तो अपने बारे में कुछ बताइए आकाश, कैसे ये जर्नी रही और कैसा लग रहा है सिंगल डिजिट रैंक लेके? सर सिंगल डिजिट का तो अलग ही चाम है और वो एकदम अनएक्सपेक्टेड है एंड बाय गॉड ग्रेस सिंगल डिजिट आया। वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था बिल्कुल। बिल्कुल। चलो थोड़ा अपने बारे में बताइए आप कि आप कहाँ से हैं और क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है? हाँ सर, मैं बेसिकली झुंझुनू करके एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ इनिशियली। उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी मुंबई गया 2018 में। फिर मैं वहाँ से मैंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2022 के बाद में मैंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और फिर उस जर्नी में 2023 में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा और 24 के अंदर मैंने प्रीलिम्स दिया, बट प्रीलिम्स नहीं हुआ। और उसके जस्ट 1 मंथ बाद में सीएपीएफ का एग्जाम था। और सही समय में आपने अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर दिया और ये सीएपीएफ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। वो अपॉर्चुनिटी भी थी और मेरा एक इंक्लिनेशन भी था सर। मेरे फादर और ग्रैंडफादर ऑलरेडी फोर्सेस में थे और मैंने कॉलेज झुंझुनू तो पूरा गांव ही मतलब फोर्सेस की तरफ इंक्लाइंड है और वेल नोन है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वहाँ का बच्चा एक बार फोर्सेस के लिए जरूर ट्राई करता है और पेरेंट्स भी ऐसे मोटिवेट करते हैं। आपके साथ भी सेम ही कहानी होगी? बिल्कुल सर, मतलब वो जर्नी इनकम्प्लीट है अगर तुम उधर नहीं जा रहे हो तो, एक बार थोड़ा ट्राई नहीं कर रहे हो तो। और मेरे विलेज में भी बहुत लोग, ऑलमोस्ट हर घर से कोई ना कोई सेना में रहता ही है। तो उसके बाद में सर मैंने कॉलेज में एनसीसी भी किया 3 साल। तो मैंने एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट किया, तो वो खाकी का अलग ही एक रुतबा रहता है, एग्जाम रहता है, तो वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया कॉलेज में। और तो एक आर्म्ड फोर्सेज का बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेज का एक अलग थोड़ा सा लगाव तो था। राइट। तो उसी की वजह से सीएपीएफ भी मेरे बैक ऑफ द माइंड था शुरू से। चलो बहुत अच्छा है। अपने एनसीसी का जिक्र किया और स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट रहते हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, मैं आपके माध्यम से उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को ये पूछना होता है कि क्या यूपीएससी इंटरव्यू में एनसीसी सर्टिफिकेट का कुछ बेनिफिट मिलता है क्या अलग से? सर नोटिफिकेशन में मेंशन है कि उनको थोड़ा सा मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट ऐसा कुछ मार्क्स डिनोटेड नहीं है कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स है। एक जो काइंड ऑफ वी कैन से दैट कि देयर इज अ मोटो यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और उस मोटो के तहत उस पर्सन की अगर उसने पर्टिकुलरली एनसीसी में काम किया है तो समझा जाता है कि ही इज अ डिसिप्लिन पर्सन या शी इज अ डिसिप्लिन पर्सन। एग्जैक्टली सर। और वो अगर उसकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट भी हो गया तो इंटरव्यू में थोड़ा सा ये रहता है कि चांस ज़्यादा होते हैं कि मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। राइट। क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, मतलब जो अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है और आपने इतने ट्रेनिंग कैंप्स ज्वाइन किए हैं तो वो एक्सपेक्टेड रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा। तो आर्मी से भी बंदे हैं यूपीएससी के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल साहब है शुक्ला साहब, तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो मैं अभी पर्सनली मिला था तो पता है इनफॉर्मली चीज़ों पे। ऑफकोर्स कोई भी बंदा है कि अगर मान लो कोई सर्विसेज से है तो उसका माइंडसेट उस तरीके से रहता है कि जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं तो वो आए। इट्स नॉट अबाउट कि एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड, इट्स अबाउट कि आपके अंदर पर्सनैलिटी में वो चीज़ें होनी चाहिए जो ऑफिसर पोस्ट डिमांड करती है। एग्जैक्टली। एक स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है कि सर लास्ट फेज़ में जो हमारी प्रिपरेशन का ये 30 दिन का जो फेज़ है, इसमें हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें, पीवाईक्यूज़ को या रिवीजन पार्ट को? सर लास्ट 30 अभी 40 दिन बचे हैं, 30-40 दिन, तो
मेरे को तो लगता है सर PYQ अभी करने चाहिए इनिशियली, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स भी कई गैप्स होंगे, तो वो कंसेप्ट्स आपको ब्रीज कर सकते हैं PYQs के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेबिलिटी भी थोड़ी होती है। साइंस का मान लें या फिर यूपीएससी की जो थीम्स है वो तो डिसाइडेड है एग्जैक्टली। और वो मान लो कि इन्वायरमेंट की बात करें तो कन्वेंशन से क्वेश्चन आते हैं, या एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, या डेफिनेशन वाले एरिया से क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनोलॉजी से। तो क्या कुछ हद तक हम पेपर 1 को प्री डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस एरिया से क्वेश्चन आएंगे? यस सर, मतलब मोटा मोटा कर सकते हैं। मतलब कुछ कुछ ऐसे आपका मतलब सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा अगर आप नहीं कर रहे हो तो, मतलब रैंक इंप्रूवमेंट के लिए और या फिर वो मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। बट अगर आप PYQ जो बेसिक जो थीम्स हैं अगर ये करके जा रहे हैं तो फॉर श्योर आप लिस्ट में हैं उसके लिए, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। राइट। और रिवीजन या प्रायोरिटाइज मतलब PYQ को करें तो फिर रिवीजन पार्ट को कैसे करें? सर दोनों एक तो दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है। वैसे स्टूडेंट देखता है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब रिवीजन उनका माइंडसेट रहता है इस टाइप पे। मेरे पास बच्चे आते हैं, हालांकि मैं अपने तरीके से उसको समझा के भेजता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका क्या अप्रोच है वो जानना चाह रहा हूँ। सर मैं रिवीजन को तो मैं ऐसे देखता हूँ कि आपको कंसेप्ट को एक बार गो थ्रू करना है, क्योंकि आपने कंसेप्ट तो समझ लिए हैं। अब आपको कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी है, कुछ फैक्ट्स को एक बार अपने आंखों के सामने से गुजारना है। उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा आपको, राइट, कि भाई मैंने ये कॉपी पढ़ ली पूरी जो मेरे को पढ़नी थी। अब आपने चाहे कर्सरी ग्लेंस लिया उससे, लेकिन एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देगा तो आपका मोटिवेशन भी, वो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप रहती है ना हमारे अंदर की भाई एग्जाम आने वाला है, कंप्लीट करना है एक दिन में। तो उससे कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है वो अनपैरेलल्ड है वो मेरे हिसाब से। तो करना चाहिए, लेकिन लास्ट के 10-15 दिन में तो आपको वही करना है, रिवीजन ही करना है। तो अभी इनिशियल 30 दिन बचे हैं तो PYQs भी करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लास्ट के 10-15 दिन में टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं। हाँ, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर लास्ट के 10-15 दिन में मैं तो टेस्ट लगाना तो मैं भी इतना फेवर नहीं करता, क्योंकि उस समय ठीक है, अगर तुम्हें टाइम का इशू है कि आपका 2 आवर्स में नहीं हो रहा है पेपर, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर जो कंसेप्ट बिल्डिंग है तो पूरी प्रोसेस में टेस्ट सीरीज को कैसे देखते हैं? टेस्ट सीरीज सर एसेंशियल है, मतलब वो आपका टाइम मैनेजमेंट सिखाती है आपको, और उसके अलावा आपका सिलेबस मैपिंग होता है उसके थ्रू, कि टेस्ट सीरीज अगर आप पूरा होलिस्टिक टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो पूरा एक बार सिलेबस कवरेज होता है A to Z, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज उसी के हिसाब से डिजाइन होती है। राइट। तो आपका एक बार सिलेबस पूरा मैप हो जाता है, और उसके अलावा आपका टेस्टिंग भी हो रहा होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर आप उसको सुपरफिशियल नॉलेज से एकदम देख रहे हैं और उसमें डीप में जाके थोड़ा नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको एक रियलिटी चेक देता है टेस्ट सीरीज। मैं इसमें कैंडिडेट को ये रेफ़र करता हूँ कि मान लो आप टेस्ट दे रहे हैं, वैसे तो आपको पूरी कोशिश करनी है अपनी तरफ से। आजकल बच्चे गलती ये करते हैं कि एग्ज़ाम का नेचर ऑफलाइन है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में खेलते रहते हैं। ओके। और जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑप्ट करते हो तो वो जो OMR भरने का समय है आप उसको काउंट नहीं कर रहे हो, राइट। या जो स्लाइड्स देखने का और कागज़ देखने के में बहुत दिन रात का अंतर है, या जो स्लाइड्स देखने का और कागज़ देखने के में बहुत दिन रात का अंतर है। अब जब ऑन पेपर टेस्ट देते हो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है? ये तो मेरी ओपिनियन हुई, आप इसमें क्या समझते हो कि स्टूडेंट्स ऑफलाइन टेस्ट लगाना चाहिए, मतलब चाहे घर पे लगाए या कहीं पे भी लगाए, मतलब प्रिंट निकाल के टेस्ट लगाना चाहिए, स्क्रीन पे लगाना चाहिए? सर हाईली रिकमेंडेड है लास्ट के डेज में तो कि प्रिंट्स वगैरह से तो नहीं करने चाहिए। जैसे हमने अभी प्रीलिम्स के लिए भी किया, तो लास्ट के 10 साल के PYQs को हार्ड कॉपी निकलवाना है, और उसी को ही पूरा उसी पेपर, उसके अलावा और कोई पेपर नहीं लेना, और पूरा उसी में ही स्क्रिबल करके आप मतलब ऑन पेपर आपको करना चाहिए। ऑन पेपर आपको जो फील असली में वहाँ पे सिमुलेशन कर रहे हो बेसिकली आप। आधे लोग तो AC में बैठ के टेस्ट लिखते रहते हैं और फाइनल में उनको कौन AC देगा? सरकारी स्कूल में उनको वो तो काफ़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उसको एग्जैक्ट वो इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो अपने घर पे कर रहा है या कहीं और कर रहा है, क्योंकि उस इन्वायरमेंट में अगर वो करता है तो फिर वो मतलब फाइनल में उसको अलग नहीं लगेगा, अदरवाइज वो फाइनल वाले दिन थोड़ा तंग रहेगा। राइट। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मतलब अगर आप फाइनल डे पे थोड़ा सा भी कुछ मिसहैप कर गए तो आपका पूरा प्रिपरेशन का मिसहैप हो सकता है उस दिन। अगर आप मतलब आपने नर्व्स कंट्रोल में नहीं है, आप पेपर को देख के थोड़ा घबरा गए, या फिर मतलब पेपर का अलाइनमेंट ऐसे आ गया कि टफ सब्जेक्ट्स पहले आ गए, राइट। तो ये सब का सिमुलेशन पहले होना चाहिए। तो मतलब पहले कुछ एक्सपीरियंस किया होना चाहिए, चाहे वो मतलब आपके लिए बुराई क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस आपने किया होना चाहिए। फिर उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि मान लो कोई शॉक वैल्यू रही पेपर में, तो वो आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे। राइट। आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखा तो वो शॉक वैल्यू फिर आपको शॉक देगा, राइट। और फिर उससे रिकवर करना 2 घंटे में तो मुश्किल है, वो फिर बढ़ता ही जाएगा। फ्रेशर को कैसे तैयारी करनी चाहिए? मान लो इन फ्यूचर के लिए, अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ 30-40 दिन में ऐसा चमत्कार हो पाएगा फ्रेशर का। इट्स नॉट प्रैक्टिकल और रैशनल कि हम भी ऐसा कुछ सजेस्ट करें।
या आप मेरी बात से सहमत नहीं हो तो वो भी बता सकते हो कि नहीं सर, फ्रेशर 2 टाइप के फ्रेशर हो जाएंगे इसमें। एक तो वो जिसने अभी जनरल स्टडीज का प्रिपरेशन किया ही नहीं अभी तक, तो उसको तो बेसिकली अभी एनसीईआरटी पर उठा के पूरा एकदम सिलेबस कवर करना है। तो वो चाहे वो अपने ऑफलाइन करे या ऑनलाइन किसी कोर्स में करना है, जैसे भी करे, लेकिन वो जो बेसिक डिमांड है कि आपको पूरा हिस्ट्री की, पॉलिटी की और वो पूरी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो तो तुम अवॉइड नहीं कर सकते। एक दूसरा फ्रेशर हो गया कि वो किसी दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था और सीएपीएफ का उसको अभी पता चला है। मैं उसे फ्रेशर नहीं मानता। अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और वो सीएपीएफ में अभी आ रहा है, इज नॉट फ्रेशर। मैं उसे सोचता हूँ वो अनअवेयर था, राइट, वो फ्रेशर की कैटेगरी में नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। वो कैंडिडेट तो 30-40 दिन में गेम बदल सकता है, वो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बदलते हैं। तो क्या लगता है कि कितना समय चाहिए सीएपीएफ के प्रिपरेशन के लिए? मिनिमम इतना समय तो चाहिए अगर फ्रेशर की बात करें तो। सिर्फ फ्रेशर की अगर आप एक रियलिस्टिक बात करें और सस्टेनेबल तरीके से अगर प्रिपरेशन करें, 1 साल का पीरियड तो लग जाएगा मतलब, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। 1 साल में रैंक सिक्योर कर सकता है? 1 साल में बिल्कुल रैंक सिक्योर कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड तुम लास्ट टाइम में एफर्ट्स देने के लिए रेडी हो, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने होते हैं उनमें जो ढीला पड़ गया मतलब वो बाहर हो गया, उसमें अगर आप जितना पढ़ रहे थे उतना भी नहीं पढ़ रहे तो मतलब वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव होगा। मतलब आप ये कर सकते हो कि आप शुरू में किसी टाइम पे नहीं पढ़े, लेकिन लास्ट के टाइम पे, अगर लास्ट के जो 2 महीने हैं उनमें अगर आप बहुत ज़्यादा खींच मार के मतलब बहुत 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं। इस पूरी जर्नी में मेंटरशिप को कैसे देखते हो आप? सर मेंटरशिप तो मतलब एसेंशियल तो है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी एटलीस्ट सिविल्स वाला बैकअप वो था, नॉलेज था, तो मेरे को एटलीस्ट एक्सपीरियंस था कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो और मोटिवेशन को कैसे देखते हो आप? डिसिप्लिन वर्ड इस्तेमाल कर लो या मोटिवेशन देख लो, क्योंकि क्या चाहे कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो, एक टाइम पे लो सब फील करते हैं। नहीं सर, सेल्फ डाउट आना काफ़ी नॉर्मल है। मतलब मेरे को इनफैक्ट पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, स्टिल आई वाज हैविंग दिस सेल्फ डाउट्स कि यार मेरे पेपर 2 में तो हो सकता है 50 जस्ट क्रॉस हुए हों, ऐसे वाले सेल्फ डाउट्स आते हैं। मतलब लिस्ट रिजल्ट आने से पहले माइंड में यही रहता है कि जैसे तैसे लिस्ट में आ जाएं। एग्जैक्टली। और लिस्ट जैसे ही आती है फिर वो देखते हैं कि अरे मेरा ये रैंक आ गया। वो मतलब उसको डाइजेस्ट करने में भी समय लगता है। आपको भी लगा है? मतलब मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ही है, आपका मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये था कि पेपर 1 में मेरा अच्छा हुआ था स्कोर, और पेपर 2 में भी मैंने ऑलरेडी एक बार मेंस लिख दिया था, तो मेरे को लगा कि ठीक है कितना ही काट लेंगे, मतलब मतलब मैंने ऐसे भी लिख रखा है ऑलरेडी मेंस में, तो मेरे को आइडिया था। बाकी पेपर 1 की वजह से मेरे को ये तो था कि शायद मेरा लिस्ट में नाम तो आ जाएगा, बट सिंगल डिजिट तो नेवर एक्सपेक्टेड। मैं सोच रहा था कि हो सकता है 120 या 150 के अंदर रैंक आ जाए, 100 के अंदर रैंक आ जाए, तो इट्स अ ब्लेसिंग। चलो बहुत अच्छा है। और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, शायद आपको चुभे। मोस्टली मैं ऐसा देखता हूँ कि जो टॉप रैंकर्स है, टॉप 20 में हैं, उनमें से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, रिलेक्टेंट रहते हैं फोर्सेस को। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं ज्वाइन ना करने के। आपका कुछ ऐसा प्लान है क्या ज्वाइन नहीं करना है? नहीं सर, मतलब मेरा तो ऑलरेडी मतलब जैसा मेरा बैकग्राउंड रहा है फॉर डिफेंस के लिए थोड़ा अलाइनमेंट भी था, तो मैं तो फॉर श्योर रेडी हूँ इस चीज़ के लिए कि, और मेरे तो इनफैक्ट मेरे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स मैं सोचता हूँ कि कैसे जो फोर्सेज की प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी एक सिपाही के थ्रू ज्वाइन किए थे, आर्म फोर्सेज, और मेरे ग्रैंडफादर भी एक सिपाही के थ्रू ज्वाइन किए थे। तो एक मेरे को पता है कि कैसे कैसे सिचुएशंस फेस करता है एक सिपाही जो एक कांस्टेबल होता है। बिल्कुल। वो तो उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, और उसकी प्रॉब्लम्स के थ्रू आप उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर रहे हो बेसिकली, राइट, क्योंकि पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट रहती है। तो सर मतलब मैं तो मोटिवेटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर मेरे को मौका मिलता है। बिल्कुल, इसमें बहुत स्कोप रहता है काम करने का, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं, और जो पॉजिटिव न्यूज़ है उनको काफ़ी कम कवरेज मिलती है सीएपीएफ में, स्पेशली अगर बात करें तो। हम देखते हैं कि सुसाइड रेट से रिलेटेड केसेस आते रहते हैं कि सीआरपीएफ में सुसाइड रेट बढ़ गया, फ्रेट्रिसाइड के केसेस बढ़ गए। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न होंगे इन चीज़ों के? सर मैं भी सोचता हूँ इस चीज़ को, तो ये मेरे लिए भी डिसहार्टनिंग न्यूज़ होती है जो मैं पढ़ता हूँ, बट कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं कि गवर्नमेंट के साइड से भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो हम नॉर्मली ह्यूमन रिलेशंस को बेटर करके ठीक कर सकते हैं। कि एक कंपनी कमांडर का रोल होता है, वो आपसे बेटर कोऑर्डिनेट और बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन रख सकता है, उसके थ्रू काफ़ी इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। सारा खेल इसमें इमोशंस का है। जैसे इमाइल दरकिम साहब ने बोला कि सुसाइड इज ए सोशल फैक्ट, और कहीं ना कहीं सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है। कोई पर्सन इतना बड़ा कदम उठा रहा है कि उसको सुसाइड करनी पड़ रही है, फ्रेटिसाइड के केसेस देखने को पड़ रहे हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो जितनी मुझे फोर्सेस के बारे में, अलग अलग फोर्सेस के बारे में नॉलेज है, तो सीआईएसएफ में तो ये चीज़ें काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सीआरपीएफ। उसके मल्टीपल रीज़न यही है कि एक तो
पर्सनल टच रहता है, लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। तो जैसे आप सोसाइटी में लोगों से मिलते हो तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा कम होता है आपका। यस मीनवाइल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सीआईएसएफ की अब जैसे ट्रांसफ़र पॉलिसी आई, ये बहुत अच्छा स्टेप है सीआईएसएफ का, बिल्कुल। कि आपको कुछ साल सीआईएसएफ के अकॉर्डिंग सर्व करने हैं और कुछ साल में आप अपने प्रेफरेंस चूज़ करते हो कि इस एरिया में आपको सर्व करना है। सिविक एक्शन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो कंपनी कमांडर रहते हैं उनके अगर बिहेवियर सही हो जाएं तो ये जो भले ही सरकार की तरफ से इश्यूज़ हों या फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हों वो रिजोल्व हो सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप सच में इन इश्यूज़ को टैकल करेंगे, क्योंकि रियल में ऐसी नीड है, ऐसी कंपनी कमांडर्स की नीड है, चाहे वो किसी भी फोर्स की बात हो। राइट सर। तो एक जो पर्सनल टच है, जो भी आपने पढ़ा है उस पूरी प्रोसेस में या आप आगे सीखोगे, उसको अगर आप ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हो, दीज आर सजेशंस फ्रॉम माय साइड, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। यार ज़िंदगी बचाने से बड़ा काम क्या ही होगा। एग्जैक्टली सर वो मतलब फील भी होता है कि ये मतलब सुसाइड करना एक बहुत बड़ा ये डिसीजन, सोसाइटी का फेलियर है, वो Society का मतलब failure किसी पर्सन का फेलियर नहीं है, इट्स Exactly. ये Collective वहाँ की उस ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है। और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे मैं रेगुलर टच में हूँ, जो ऑलरेडी अभी रिटायर्ड हुए हैं बहुत हायर पोस्ट से, उनसे भी, और जो अभी सर्विसेज में हैं उनसे भी, और चेंजेस आ रही हैं और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हमको देखने को मिल रही हैं। अभी ऑर्गेनाइज ग्रुप है, सर्विसेज से रिलेटेड बात हुई, एनएफएफयू से रिलेटेड बात हुई, लेकिन ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये ऑफिसर लेवल पे हो रहे हैं। ओके। हमारा मानना है कि ये थोड़ा सोल्जर लेवल पे होने चाहिए, मतलब अब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, जब तक इस लेवल पे काम नहीं होगा तो तब तक मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी उनको। बिल्कुल सर। और जो ऑफिसर्स हैं वो ही उनको ये जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो उनका रोल काफ़ी इनक्रेडिबल रहने वाला है इस चीज़ में। जो वैल्यूज है सर वो तो अनकम्प्रोमाइज है, मतलब कि कंपैशन, एम्पैथी वगैरह जो है, टॉलरेंस होनी चाहिए, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आप एकदम आपके जो अंडर जो सोल्जर्स हैं उनका आप शक्ल देख के बता दो कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सर वो वैल्यूज डेवलप कर लेंगे तो मतलब यार इतने इनोवेटिव तरीके हैं जिसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ प्यार से बात करनी है सामने वाले से। आप अपना प्रेशर दूसरे वाले पे झोंक देते हो तो ऑटोमेटिकली फिर उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा ना, क्योंकि वो उतना इंटेलेक्चुअल होता तो फिर वो असिस्टेंट कमांडेंट होता, वो सोल्जर क्यों होता। बिल्कुल सर। मतलब जैसे कुछ तो डिफरेंस है ना, कि कोई पर्सन सोल्जर है और कोई पर्सन कंपनी कमांडर है, तो कंपनी कमांडर को ये बात समझनी होगी। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि अब आपके थ्रू मैं उन लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो फोर्सेस में अभी जा रहे हैं, तो वो कैसे काम करेंगे तो उस पर बाकी लोगों की जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड दिस इज़ द सबसे पॉजिटिव पॉइंट फोर्स का, कि जो 130 पर्सनल्स हैं, 150 पर्सनल हैं, वो फैमिली के तरीके से काम करते हैं, क्योंकि घर से तो दूर ही रहते हैं, सबको पता है सीआरपीएफ कहाँ पोस्टेड है, बीएसएफ कहाँ पोस्टेड है, और उन एरियाज़ में वो काम करेगी तो फिर मतलब वहाँ पे इमीडिएट फैमिली कौन है, आसपास के लोग। यस सर। स्टूडेंट्स में चलो ये तो होगी फोर्सेस की बात, स्टूडेंट कम्युनिटी अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है आपके अकॉर्डिंग, जो उसको मतलब वो अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो मतलब रिजल्ट उसका आना ठीक ठाक हो जाएगा। आप दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में तो क्या कुछ सिचुएशन है ओआरएन की? सर मैं तो ओआरएन से दूर ही रहता हूँ, ओके, मतलब अभी ओआरएन में तो नहीं रहता। ओके, बट सर कुछ इश्यूज हैं, मतलब एक तो ओवर एक्सपोजर का इशू है कि हम आ तो गए हैं इधर प्रिपरेशन के लिए, बट एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अपना रैशनल डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, कि हमें हर चीज़ अच्छी लगने लग गई कि इसका कोर्स भी अच्छा है, उसका कोर्स भी अच्छा है, और फिर एकदम हम अपनी लिमिटेशंस को नहीं पहचान पाते। ये सीएपीएफ की बातें कर रहे हैं या आईएएस की बातें कर रहे हैं? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है सर, मतलब कि आप जो एकदम एसेंशियल चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर करके बाकी सारे काम कर रहे हैं, जो कि पढ़ना सबसे एसेंशियल है। हाँ सीधी बात यही है। हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी है सर इधर, राइट। मतलब अगर यहाँ ओआरएन आने के या इधर आने के तो कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड उधर थोड़ा ज़्यादा लगता है उस एरिया में, क्योंकि लोग लंबी जर्नी है, एक साल का समय है और लगभग एक साल के लिए आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब नेक्स्ट जो है वो आपको पता है लगभग एक साल के बाद होगा। एक साल का प्रिपरेशन, एक साल का एग्जाम है, तो 2 साल तो मिनिमम लगने हैं। 2 साल ये किसमें सिविल सर्विसेज की आप बात कर रहे हो? नहीं, सीएपीएफ में भी ऐसा है ना कि 1 साल आप प्रिपरेशन करेंगे और 1 साल का तो एग्जाम साइकिल ही है, नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा। हाँ, मतलब उसका रिजल्ट आने का नेक्स्ट ईयर का है, तो आपको पूरा मतलब डिस्ट्रैक्शन से माइंड हटाना पड़ेगा, मतलब आप अगर कहीं भी लूप में फंस गए तो उलझ के रह जाओगे। एग्जैक्टली। सीएपीएफ की तैयारी में मान लो जितने भी समय आप जब से सीएपीएफ से जुड़े हुए हो, क्या आपको बेस्ट मिला है? आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिला होगा? सर जो सबसे बेस्ट लगा मेरे को तो यही लगा कि मैंने एक्चुअली सीएपीएफ का स्टार्ट भी इसलिए किया था कि मेरे को थोड़ा
फिजिकल एजुकेशन और ये सब में थोड़ा इन्वॉल्व होना था। राइट। तो मैं एक्चुअली उस समय ओवरवेट भी था काफ़ी, तो मैं थोड़ा सा मैंने एक्सपोजर स्टार्ट किया रनिंग में। वो मेरा बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि सीएपीएफ के थ्रू ही मैं रनिंग में आया, और अभी इनफैक्ट रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल मैं रनिंग के लिए जाता हूँ। तो वो मेरे को नोट मतलब केवल हैबिट डल गई अब। हैबिट डल गई है। अभी मैं ऑलमोस्ट डेली टाइप में मैं जाता हूँ। वो मेरे को एक्चुअली एक खुद के लिए सेल्फ टॉक का भी टाइम देता है कि मैं खुद अपने आप से बात कर पाता हूँ, आधा घंटा या 1 घंटा जो भी टाइम निकलता है। और फिजिकली तो रहता ही है, बट मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे मानने में। ग्राउंड रियलिटी मैं बताता हूँ कि ये सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो आप बोल रहे हो ना, दिस द स्ट्रेस मैनेज। और इसीलिए जो फोर्सेस है वो सारा दिन दौड़ाती है और भगाती है। सुबह उठने पहले काम ही ये है ताकि स्ट्रेस मैनेज हो सके उसका। जब पसीना निकलता है, डोपामिन होगा, सेरोटोनिन होगा, ये सब रिलीज होंगे, ऑटोमेटिकली हार्मोनल चेंजेस आएंगे और अच्छा लगेगा, फीलिंग लगेगी। आप समझा नहीं पाओगे दूसरे को क्यों खुश है। हाँ, वो बिल्कुल। वो सारा जो आप दिन भर सोच रहे हो जी, तो लास्ट का जो आधा घंटा या वो रहेगा, उसमें आप वो चीज सोच ही नहीं रहे हो, तो आपको एकदम पूरा ब्रेक मिल जाएगा वो पिछले वाले थॉट से। तो कैसे करते हो? इस साइड तो ग्राउंड्स बहुत कम है इन एरियाज में। तो फॉर्चुनेटली मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ तो बहुत बड़ा ग्राउंड है। ओके। तो वो मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मान लो किसी के आसपास ग्राउंड ना हो, दिल्ली में, दिल्ली बाकी शहरों में रहता है, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। सर मतलब ये कर सकते हैं कि आप वीकली टाइम डिसाइड कर लो, राइट, कि अगर आप मान लो सुबह वगैरह थोड़ा आसपास पार्क तो होते ही हैं, दिल्ली तो पार्क्स के लिए जाना जाता है, पार्क वगैरह में आप वो कर लिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपको रनिंग का देखना है तो आप वीकली देख लो कि कोई बड़ा ग्राउंड है आसपास, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप चले गए, वीकली रनिंग करके आ गए, या कुछ और एक्टिविटी, आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है वो करना है, तो आप एक एक्सटेंसिव एक कुछ तो पकड़ो। स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पे या तो चाय पी लिया, सुट्टा मार लिया। नहीं तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी आई एम टॉकिंग, क्योंकि हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि कहाँ पे स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं, और ये इन चीज़ों में स्टूडेंट किसी की सुनता भी नहीं है, क्योंकि उनको विद टाइम वो हैबिट पड़ जाती है। और ये आपने बहुत अच्छी सलाह दी कि अगर फिजिकल एक्टिविटी वो कोई करेगा तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा। एक मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, बहुत सारे टॉपर्स में देखी है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जितना चिल माइंड से जाओगे उतने हाई चांस है एग्जाम पास होने के। मतलब जिस समय पे तुम अगर अपना रिजल्ट और ये सब लेके आ गए माइंड में एग्जाम देने से पहले ही, तो मतलब आपके चांसेस रिड्यूस होने लग जाते हैं वहाँ से। क्योंकि एक तो रिस्क एसोसिएटेड है यूपीएससी के एग्जाम से, राइट, तो प्रेशर आना तो नॉर्मल है, और आप फिर ओवर थिंकिंग की वजह से और प्रेशर लेके आ रहे हो, तो वो फिर पाइल अप होके मतलब अलग लूप में लेके जाएगा। मतलब माइंड सेट कुछ बच्चों का ऐसा हो जाता है कि एग्जाम नहीं हुआ तो पता नहीं जिंदगी में क्या होगा, और वो बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम में रह जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए। तो वो स्टूडेंट्स क्या करें कि मतलब कैसे मैनेज करें अपने आप को? सर मैं तो इमोशनल बैलेंस कैसे बनाए चीज़ों का? सर पहली बात तो ये है कि जो चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं जी, वो पहली बात तो सबके लिए आ रहे हैं जी। आप ना तो इतने वो भी है, मतलब अलग डिफरेंट तो है नहीं, आप भी नॉर्मल इंसान है, राइट। और कई फैक्टर्स ऐसे हैं सर वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मैं बार बार यही अपने आप को बोलता था कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मेरे को ये भी लगता था कि भाई मैं फिजिकल में रह जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे मेडिकल में रह जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। फिर मैं यही सोचता था कि मेरे हाथ में थोड़ी है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आपको असाइन टास्क दिया गया है कि आपको लॉन्ग जंप में इतना करके लाना है, तो वो आप एटलीस्ट उतने कैपेबल तो बनो कि आप उतना एक बार लेके आओ। उसके बाद में तो लक फैक्टर भी काम करेगा, सब कुछ फैक्टर करेगा, लेकिन जो आपकी साइड की मेहनत है वो तो कोई और नहीं करेगा, उतना तो आपको करना पड़ेगा बेयर मिनिमम। बिल्कुल। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, दैट्स द ओनली मोटो। चलो, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। कोई लास्ट मैसेज जो 2026 कैंडिडेट्स को देना चाहोगे या 25 को भी देना चाहोगे तो? सर द फॉरमोस्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि आपको जर्नी एकदम ऑर्डिनरी लगेगी आपकी, कि ऐसा लगेगा कि यार मैं तो एकदम ऑर्डिनरी एस्पिरेंट हूँ, मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कैसे आएगा, बट मतलब मैं आपके सामने हूँ, मतलब मेरा एकदम काफ़ी नॉर्मल ऑर्डिनरी जर्नी रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, वो आ रहे थे, लेकिन आप एकदम जो बेसिक्स हैं वो ठीक कर रहे हो, कि आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो, आप एकदम 4-5 घंटे 6 घंटे आप एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे अभी से देना है, नहीं देना है, इतने से इतना ज़्यादा नहीं होता है, फिर वो स्ट्रेस होगा और आपका वो नेगेटिव होता है। आप इनिशियली अच्छे से टाइम दो, लेकिन खुश रहो। वो खुश रहने के आपके खुद के तरीके होंगे कि आप फिजिकल करो या कुछ और करो, आप कुछ अलग हॉबीज में इन्वॉल्व हो। तो जर्नी को ठीक ऑर्डिनरी रहेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन वो बोरिंग काम करते जाओ, आपको रिवार्ड मिलेगा लास्ट में। वो तो है। जैसे YouTube पे कुछ वीडियोस हैं, वो कुछ मोटिवेट करती हैं थ्रू आउट द जर्नी या टाइम वेस्ट करती हैं? सर कुछ है, मतलब जैसे आपको क्लैरिटी लाने में मदद करती है, कि जैसे मान लो आपको फोर्सेस के बारे में पता ही नहीं है, जैसे सीएपीएफ है, थोड़ा कम अवेयरनेस है, मेरे को लगता है कि थोड़ा और अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे संसद टीवी पे उसके वीडियोस पड़े हैं, फोर्सेस के बारे में जानता है, तो आप अगर आप जिस एग्जाम के बारे में दे रहे हो आपको पता ही नहीं है, तो मेरे को भी एक्चुअली नहीं पता था इनिशियली कि सीएपीएफ में होता क्या है, 5 फोर्सेज हैं, अभी भी डाउट्स रहते हैं कि असम राइफल है कि नहीं है, तो
सरकार खुद ही हाँ कंफ्यूज है। वो उसमें तो आप एटलीस्ट ये जानते रहो कि है आप जो जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो कहीं वो ना है कहीं क्या? मोटिवेशन का काम करती है वो चीज़। वो चीज़ मोटिवेशन के लिए काम करती है कि आप करने क्या वाले हो। तो आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी। आपको मान लो इंटरव्यू स्टेज पे भी जाके क्लैरिटी लानी है, वो आप विद इन साइकिल कर लो। राइट राइट। चलो बहुत अच्छा लगा आकाश आपसे बात करके। आई होप कैंडिडेट्स ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे इस कन्वर्सेशन से। आई पर्सनली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। यस ठीक है कैंडिडेट्स, आप कमेंट सेक्शन में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को कवर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।